तो 69 में देखा गया कि साइंस टेक इसने प्री में पूरा पूछ दिया, जो कि कभी नहीं पूछता था। बच्चों को एनसीईआरटी कैसे, कई किसी से पूछेगा तो कोई भी कहेगा 6 से 12 तक पढ़ लो, ये गलत होता है। कहा जाता है 6-8 पढ़ो, देन 9-10 पढ़ो, देन 11-12 पढ़ो। कि जब भी आप कोई टॉपिक प्री पढ़ रहे हैं, मेंस पढ़ रहे हैं, तो उसके बेस पर जितने सारे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन बनते एलिमिनेट करने तक, सर हमें लगता है उससे बच्चों को बेहतर है। बिहार स्पेशल कल वाले ऐसे में सर चैलेंज तो सबसे पहले ये हो जाता है कि जो ऐसे लिखता है, जैसे मुंह से मुटैये तो लोढ़ा हुई, तो जो लिखता है उसका अर्थ समझना सबसे पहले चैलेंज। पहले अर्थ क्या है? नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी वाला। बीपीएससी वाला के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ हैं अभय सर और मेरे साथ हैं रमाकांत सर। तो आज यहाँ पर हम आपके साथ आपके ही जो डाउट्स आते हैं उस पर चर्चा करेंगे। 70th बीपीएससी आने वाला है और 70th बीपीएससी में बच्चों के मन में, बच्चों का मन एक्चुअली चंचल होता है, तो इस चंचल मन में ढेरों सवाल आते हैं। कितना मॉक टेस्ट दें, कैसे प्रिपरेशन करें, सर जॉब करता हूँ, क्या एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, और भी ढेर सारे सवाल जो आपके मन में हमेशा उमड़ते रहते हैं। आज इन सारे सवालों के जवाब हम अपने एक्सपर्ट टीम जो अभय सर और रमाकांत सर की है और साथ में मैं भी हूं, हम लोग जो है एक साथ इन सारे सवालों पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अभय सर आपका स्वागत है, रमाकांत सर आपका भी स्वागत है सर। तो सर बच्चों का जो सबसे पहला सवाल है, मैं अभय सर से ही पूछना चाहूंगा कि सर बच्चों का एक डाउट रहता है कि सर एग्जाम की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम का जो पैटर्न है वो 67th के पहले और 67th के बाद जो 68th हुआ, 69th हुआ, पूरे तरीके से पैटर्न बदल गया। आपने देखा कि अगर पेपर 2 की बात करें तो पॉलिटी के भी प्रश्न डिफिकल्ट आए, करंट अफेयर्स के भी प्रश्न डिफिकल्ट आए, ज्योग्राफी के काफ़ी सारे प्रश्न आ गए। तो आपको क्या लगता है सर कि एग्जाम की स्ट्रैटेजी किस प्रकार की होनी चाहिए? देखिए सर, एग्जाम 70 की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग को 68 से ही चलना पड़ेगा। और स्ट्रेटेजी यहाँ पर मुझे लगता है कि 2 लोगों के बारे में बात करनी है, कि एक तो जो फ्रेशर्स हैं या जो 1 आध साल पहले तैयारी शुरू की है, और एक जो है कि अटैम्प्ट दे रहे हैं, 2-3 बार से दे रहे हैं। कई ऐसे बच्चे होते हैं सर कि अटैम्प्ट काफ़ी देते रहते हैं। तो 68 के बाद सर देखा गया कि चीज़ें अब ऐसी पूछी जाने लगी है प्री में भी। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे 69 की, तो 69 में देखा गया कि साइंस टेक इसने प्री में पूरा पूछ दिया, जो कि कभी नहीं पूछता था। जनरली हम लोगों ने देखा कि साइंस पूछता था, इस बार साइंस टेक डाल दिया। साइंस से क्वेश्चंस काफ़ी कम रहे, ज्योग्राफी के अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए, और सबसे सरप्राइजली इकोनॉमिक्स। देखे होंगे कि कितना ज़्यादा आपको इकोनॉमी के क्वेश्चन यहाँ पर डाले गए हैं, भी अच्छे अच्छे लेवल के डाले गए। तो बीपीएससी अब ये बता रहा है कि अब जो है आपको फुल प्रिपरेशन करना होगा। एक फाउंडेशन कोर्स जो होते हैं ना, फाउंडेशन की तरह हम लोग जो पढ़ाते हैं या फिर जो बच्चे पढ़ते होंगे उस तरीके से ही पढ़ना होगा। शॉर्टकट अब नहीं चल सकता। पहले एक समय था कि 3 महीना प्री के लिए पढ़ लिए, 4 महीना मेंस के लिए पढ़ लिए, तो चलो। अब नहीं हो सकता है कि 70 बीपीएससी हो, हिस्ट्री के क्वेश्चन ना हो, पॉलिटी के क्वेश्चन भर दिए, हो सकता है कि हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन डाल दिए, हो सकता है बिहार स्पेशल के, क्योंकि अब कुछ पैटर्न इन्होंने फिक्स नहीं रखा है। हाँ, 150 क्वेश्चन है, साइंस के 30 हैं, हिस्ट्री के 25 है, लेकिन किस सेक्शन से है अब ये नहीं। तो बच्चों को मेरे ख्याल से सबसे जो बेस्ट अभी स्ट्रैटेजी है वो है कि कंप्लीट होकर पढ़े, प्री कम मेंस के साथ चले। ऐसा नहीं कि प्री और मेंस अब अलग अलग नहीं। हाँ, कुछ फिक्स टॉपिक्स हैं जिसका प्री से कोई संबंध नहीं, जैसे मौर्यकालीन कला, पटना कलम, गांधी नेहरू थॉट, ये सब आपको प्री में नहीं पूछते, तो इसको आप अलग कर दे, बाकी सब तैयारी करके साथ चले। मेरा सर यही है कि अब शॉर्टकट से नहीं चलने वाला है सर। ये सिंपल सा चीज़ है कि शॉर्टकट अब भूलना होगा बच्चों को, स्पेशली कि शॉर्टकट कर ले। जैसे अभी भी बच्चों का होता है कि सर प्री के यानी एडवर्टीजमेंट आएगा तब करेंगे तैयारी शुरू, अब वो नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से सर यही होना चाहिए। और जैसे आपने बोला सर कि प्री और मेंस जो है अब कंबाइंड आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी जो है वो बाइफर्केटेड नहीं है, और वो जो रट्टा मार पद्धति थी अब उससे दूर हटना होगा। खत्म कर उस सेक्शन से, जैसे स्टैट मेंस में ही पूछता है, गांधी नेहरू थॉट मेंस में ही पूछता है, मौर्य पटना कलम मेंस में पूछता है, तो उसको आप बाद में कर सकते हो। लेकिन बाकी पूरा साइंस, पूरा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी सभी आपको अब पढ़ना होगा। किससे? तो कंप्लीट फाउंडेशन या फिर कंप्लीट प्रिपरेशन से, जो प्री कम मेंस सब होता है। बिल्कुल। तो कॉन्सेप्ट पर सर जो आपने जो कहा उसका मैं अगर सारांश बताऊं तो कॉन्सेप्ट पर अब बच्चों को फोकस करना पड़ेगा। जी, बिल्कुल। एनालिसिस पार्ट पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा अगर मेंस लिखना है,
और प्रीलिम्स में भी जो सवाल है वो बहुत ही अब तो अलग टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल अब यूपीएससी की तरफ जो है वो जा रहा है। वो जा रहा है। तो सर क्या ये नेगेटिव मार्किंग आया है उसके बाद से, या फिर जो नए चेयरमैन सर आए हैं उनके भी स्टेटमेंट से निकलता है कि भाई अब जो है वो पहले वाली चीजें नहीं चलेंगी, अब आपको कॉन्सेप्चुअल ध्यान देना पड़ेगा? देखिए सर, एक हमेशा चेयरमैन साहब एक चीज़ बोलते हैं, ट्वीट करते रहते हैं या फिर कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो उसमें बोलते हैं कि अब पढ़ने वाले बच्चों का होगा। वो आप हमेशा एक चीज़ उनका देखे होंगे, पढ़ने वाले बच्चों का होगा। एकदम सही। उनका यही मुझे लगता है, जहाँ तक वो ये बोलना चाहते हैं कि स्टडी ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आप 2 महीना पढ़ें 3 महीना छोड़े, ऐसा नहीं, कंप्लीट पढ़िए और फिर आप इस रेस में आइए, बैठिए, क्रैक कीजिए। इसलिए देखिएगा सर कि अब कई बच्चे जो हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर रहे हैं। इसके पीछे रीज़न यही है, लगे रहते 1-1.5 साल से अपना कंटिन्यू, चूँकि नए होते हैं, नया जोश एकदम वो होता है और बाकी चीज़ें ऐसी चेंजेस होती रहती हैं। तो सर इस बार जो देखा गया कि एनसीईआरटी से बहुत सवाल पूछे गए और आप एनसीईआरटी काफ़ी लंबे समय से पढ़ा भी रहे हैं, तो सर एनसीईआरटी की क्या भूमिका है? अब आपको लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है? अच्छा देखिए, मैं एनसीईआरटी को ऑलवेज वो कहता हूँ कि एनसीईआरटी ज़रूरी है। एनसीईआरटी इसलिए ज़रूरी है, या फिर एससीईआरटी जो भी स्टेट का अपना होता है वो, क्योंकि वो एकदम बेस होता है। अगर आप देखेंगे कि अभी जो टीचर के एग्जाम्स हो रहे हैं अभी बिहार में, तो वो सीधा क्वेश्चन मतलब लाइन उठाकर पूछ रहे हैं सीधा, चाहे आप पॉलिटी के देखें या आप हिस्ट्री के देखें, ज्योग्राफी का। बीपीएससी में भी ये काम करेगा, क्यों? क्योंकि आपका बेस मजबूत होता है। कई बच्चे क्या होता है ना सर, हमें पता है कि स्कूलिंग वगैरह कितना सीरियस बच्चे करते हैं, है ना, 6-7 जैसे। अगर आप किसी को अभी बोलिएगा कि 6 क्लास का ज्योग्राफी पढ़ो, तो ऊपर हो सकता है कि जो इस फील्ड में नहीं कहेगा अरे यार 6 क्लास का पढ़वा रहा है, लेकिन जब 6 का पढ़ेगा ना तो उसे पता है उसको 50% चीज़ें पता ही नहीं है। जो हम लोग बहुत देखते हैं कि एडवांस लेवल पे है, तो वो पता चला कि वो क्लास 6-7 का ही चीज़ है। याद होगा कि एक शो आया था शाहरुख खान का कि आप 5वीं पास हैं, ऐसे करके कुछ आया था। उसके क्वेश्चंस देखिएगा, ऐसा नहीं था कि वो बियॉन्ड पूछ रहा था कुछ अलग, वो 5वीं क्लास तक ही पूछ रहा था। कहने का मतलब है कि सर शुरुआती जो एनसीईआरटी के कोर्सेज होते हैं या बुक्स होते हैं, स्पेशली 6 to 8 बच्चों को एनसीईआरटी कैसे, कई किसी से पूछेगा तो कोई भी कहेगा 6 से 12 तक पढ़ लो। ये गलत होता है। कहा जाता है 6-8 पढ़ो, देन 9-10 पढ़ो, देन 11-12 पढ़ो, तोड़ कर। तो वो आपका बेस मजबूत करेगा सर। जब बेस मजबूत होगा ना तो फिर चीज़ें ईजी लगने लगती हैं। बिल्कुल सर, और आपके प्रयास से, सर के प्रयास से इस बार हम लोग भी एक कोशिश कर रहे हैं कि एनसीईआरटी जो है वो बच्चों को पहले से ही उपलब्ध करा दिया जाए, मतलब उसके बारे में पहले से ही बच्चों को पढ़ा दिया जाए, ताकि जो फाउंडेशन है, जो बेसिक है, वो पहले से ही क्लियर हो जाए और उससे अगर सवाल आ जाए तो सीधा बच्चे वहीं से टिक करके आ जाए, सीधा। क्योंकि भाषा भी सरल होती है तो लिखने में, मेंस में भी काम करेगा। वो मेंस में बहुत काम आता है। एनसीईआरटी की एक खास बात यह है कि वो एक पैराग्राफ में बहुत चीज़ों को डाल देता है। ये कला सीखना चाहिए बच्चों को कि एक पैराग्राफ में मैक्सिमम चीज़ों को कैसे डाल सकते हैं। तो ये एनसीईआरटी सिखाता है, एससीईआरटी सिखाता है। बिल्कुल सर, इसमें मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा सर। एनसीईआरटी मतलब जब आप मेंस लिखने जाते हैं ना, तो एक बहुत सीरियस कंसर्न है आंसर राइटिंग का। मैंने देखा है मुझे कितने बच्चे आंसर लिखने के लिए भेजते रहते हैं सर। पैराग्राफ सबसे ज़्यादा जो एक महत्वपूर्ण बात आती है सर, वो पैराग्राफ, एक पैरा से दूसरा पैरा लिंक होना। सर नॉलेज बहुत है लड़कों के पास, प्रीलिम्स तक वो पढ़ भी लेते हैं सर ठीक ठाक तरीके से। सर आप सोचिए कि 30 सितंबर को बीपीएससी है, उनके पास फैक्ट खूब होगा, कॉन्सेप्ट भी खूब होगा और बहुत सारे लड़के लिख भी रहे होंगे। लेकिन सर एनसीईआरटी आप अगर पढ़िए कभी, यकीन मानिए एग्जामिनर तब आपको पढ़ना चाहेगा सर ना जब आपके अंदर हो कि अगले पैरे में क्या लिखा होगा। और वो कब होगा? वो अगले पैरे से कनेक्ट होगा, चाहे वो किंतु से हो, चाहे परंतु से हो, चाहे इसलिए हो, कुछ भी लगा करके। सर ये एनसीईआरटी का रोल, हम नहीं कहते कि नॉलेज देगा, प्रीलिम्स में तो आएगा ही आएगा सर, वो बेस तो स्ट्रॉन्ग करेगा। लेकिन यकीन मानिए सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जहां आपको 5 नंबर मिल सकते थे सर 10 नंबर में, 8 नंबर में, वहाँ पे 10 नंबर में, वहाँ पे आप जंप करके 8 जा सकते हैं। सिर्फ किससे? एक बेहतरीन पैराग्राफ को लिंक करके। एनसीईआरटी सर ने बहुत बढ़िया बात बताई कि वो कई लाइनों को लिख करके 5 लाइन में, 4 लाइन में लिख देते हैं सर। और यही हमारी डिमांड भी है कि बीपीएससी जिस तरीके से पूछ रहा है कि कम बातों को ज़्यादा लिखना, और सबसे बड़ी चैलेंजिंग आज के टाइम में है सर कि ज़्यादा बातों को कम में कैसे समेटना, ये हमें एनसीईआरटी से सीखना है। बिल्कुल सर। एक बच्चों का ही कंसर्न रमाकांत सर से मैं पूछना चाहूँगा। बच्चे का एक रहता है कि अब निगेटिव मार्किंग -1/3 हो गया, जो कि एक जैसे यूपीएससी यूपीपी से सब में है। तो जैसे बहुत बच्चों का ये मैसेज आता है कि सर निगेटिव मार्किंग से कैसे हम लोग करें, तो क्या आपका सजेशन है सर बच्चों के लिए? सर मैं एक चीज़ निगेटिव मार्किंग को लेकर के, जितना पिछले पैटर्न से मैं देख रहा हूँ, 69 भी देखा, 68 भी हमने देखा सर, निगेटिव मार्किंग एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग इशू सामने निकल के आया है उन सारे लड़कों के लिए सर जिन्होंने अब तक निगेटिव मार्किंग फेस नहीं कर रहे थे,
ये दोनों के लिए बहुत बड़ी चैलेंजिंग। एक जो फ्रेशर हैं उनको तो सीखना है इस बात को लेकर के कि कैसे हमें स्कोर करने हैं। दूसरी सर उनके लिए भी बहुत बड़ी चैलेंजिंग आया है जो 4 साल 5 साल से दे रहे थे सर। अब निगेटिव मार्किंग अचानक से आया और जिनको सारे ही क्वेश्चन करने की आदत रही हो वो अब ये छोड़ पाना, जैसे कहते नहीं है कि जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो लाइनें जो दिखती हैं वैसे इसमें सोचिए आप कि सर निगेटिव मार्किंग चैलेंजिंग इसलिए है कि जो लड़का निरंतर रेगुलर एलिमिनेट करना नहीं सीखेगा, यकीन मानिए आज के टाइम में जब हमें अभी 69th का जो प्रीलिम्स अभी हुआ है, अगर आप क्वेश्चन पैटर्न को देखें सर तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि आप डायरेक्ट जाएंगे सर और डायरेक्ट आपको उत्तर मिल जाएगा सर। आपको एक दूसरे से एलिमिनेट करके ही बेहतरीन तक पहुंचा जा सकता। यकीन मानिए सर, जिस लड़के ने, कहते नहीं है सर कि मैंने बहुत टेक्निकल स्टडी की थी, सर टेक्निकल नहीं है, उसने प्रैक्टिस किया। जैसे मैथमेटिक्स कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा मैथ प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको सही होगा। सर एलिमिनेशन सेम ही पैटर्न पे है। आप जितना ज़्यादा ऑप्शंस डिलीट कर पाएंगे और जितना बेहतरीन तरीके से पिक कर पाएंगे सर। और ये मैं एक बहुत सीरियसली कहना चाहूँगा, सारे लड़कों से कहना चाहूँगा कि जब भी आप टॉपिक पढ़िए तो वन लाइनर तो सॉल्व करिए जरूर, लेकिन एलिमिनेट करना सीख लीजिए। और आपसे बता देता हूँ सर, प्रीलिम्स आपको इतना आसान नजर आएगा जितना आप सोच नहीं सकते। एग्जाम में के अंदर ही आपको कॉन्फिडेंस फील होने लगेगा। तो इसलिए मतलब कि ये सीरियस कंसर्न है, लेकिन ये बार बार मैं कहता हूँ कि जब भी आप कोई टॉपिक प्री पढ़ रहे हैं, मेंस पढ़ रहे हैं, तो उसके बेस पर जितने सारे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन बनते एलिमिनेट करने टाइप, सर हमें लगता है उससे बच्चों को देखते रहना चाहिए। ये सही बात कहा कि एलिमिनेट जो करना, जैसे यूपीएससी में भी देखा गया बिल्कुल कि अगर वो किसी को आ गया कि कैसे छाटा जाए बिल्कुल आंसर को कि ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, तब हमें पता चलता है अच्छा 2 में वो है। इसी पे कई बच्चों का एक ये भी है, जैसे प्रोफेशनल सर होते हैं, वरुण सर के जो जॉब कर रहे हैं, प्रोफेशनल या हाउस वाइफ जिसको कम समय मिल रहा है, मतलब वो उनका ये बहुत बड़ा कंसर्न रहा है कि जॉब वाले पर सर कैसे करें, हमारे पास टाइम नहीं मिलता है, जो हाउस वाइफ है कि सर कैसे करें। तो सर क्या सजेशन है आपका? कई बच्चों का ये आपको रहता है। मतलब सर जो आप पूछ रहे हैं कि मतलब वर्क लाइफ और स्टडी लाइफ को कैसे बैलेंस करें। तो देखिए ये तो सर हमेशा से एक चैलेंज रहा है कि भाई वर्क लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जो भी आपको समय मिल रहा है उस समय का सदुपयोग आप करें। जैसे जो भी जॉब करते हैं उनके पास सैटरडे को या संडे को उनके पास छुट्टी होती है, तो उस दिन वो क्या कर सकते हैं कि उस दिन वो थोड़ा सा अपना टाइम ज़्यादा निकालें और उस दिन वो फोकस करें रिवीजन पर और टेस्ट सीरीज पर। और जैसे अब बाकी दिन हैं उस बाकी दिनों में क्या करें, जो मॉर्निंग का समय होता है, क्योंकि वो मॉर्निंग में तो कम से कम ऑफिस भी स्टार्ट होता होगा तो सर 8-9 बजे से होता होगा, तो जो मॉर्निंग का समय होता है उस मॉर्निंग के समय में वो डेली बेसिस का करंट अफेयर्स पढ़ लें, या फिर वैसी चीज़ें जो उनको याद करनी है, जो वो भूलते हैं, वो मॉर्निंग में उसका काम कर सकते हैं। क्योंकि इवनिंग में आने के बाद तो फिर आप समझ रहे हैं कि फिर आदमी सोता ही है, तो इवनिंग में आने के बाद तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई वर्क करके आए और फिर उसका मतलब ये तो बड़ा ऐसा बात हो जाएगा कि बहुत मैं आश्चर्यचकित वाला बात बोलूंगा कि इवनिंग में आके भी तुम पढ़ो 5 घंटे, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मॉर्निंग का समय डेली बेसिस का, और जो वीकली जो लीव मिलता है संडे को, या फिर वैसे जो लीव मिलता है जैसे मान लो 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, उस दिन जो है ना वो अपने टाइम का सदुपयोग कर सकते हैं, उस दिन प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं टाइम का। तो मुझे लगता है तभी जाकर जो जॉब प्रोफेशनल है और जो मतलब उनका जॉब और स्टडी लाइफ दोनों बैलेंस्ड रहेगा। हाउस वाइफ के बारे में बताओ, उनका तो वैसा कुछ। हाँ, हाउस वाइफ में क्या है सर कि हाउस वाइफ वाले में जब मान लो कि कोई फीमेल है, उनके बच्चे भी हैं, तो अब बच्चों को भी थोड़ा सा कैटर करना है, तो वो क्या कर सकते हैं कि जैसे डेली बेसिस पर वो तो उनके पास वो तो घर में ही रहते हैं यूजुअली, तो वो शाम में और सुबह में जब बच्चे मान लो स्कूल चले गए या फिर बच्चे जब सोए हुए हैं, क्योंकि उनको बच्चों का ध्यान देना ही है, ठीक है। अगर वो हाउस वाइफ है तो जब अगर वो उनके पास बच्चे भी हैं तो वो मुझे लगता है कि शाम और सुबह का जो समय है उन समय पर वो ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। और जो क्लास टेस्ट रिवीजन जो हमारा मॉडल भी है, तो हम लोग यूजुअली देखिए हमारी क्लासेस भी मॉर्निंग में ही होती है, 8 से 10 हमारी क्लासेस हो जाती है, या फिर नाइट में होती है, तो उन क्लासेस को वो देख सकते हैं। और मान लीजिए कि जैसे वीकली अगर मैं बात करूँ तो वीकली लिव में उनके हस्बैंड भी रहेंगे, जो प्रैक्टिकल बात है, तो वीकली आकर के वो टेस्ट और रिवीजन ये कर सकते हैं। मतलब हमको अल्टीमेटली हमको जो है वो समय निकालना ही पड़ेगा। और ये चैलेंजिंग है, मतलब जो लोग कुछ नहीं भी कर रहे होते हैं ना, उनको भी कभी कभी समय की दिक्कत आ जाती है, क्योंकि उनका नींद ही टूटता है 12 बजे। ऐसा आपने देखा ही होगा सर अपने हॉस्टल लाइफ में कि जिनको केवल पढ़ना है उनके पास जो है जॉब प्रोफेशनल से कम समय बचता है, क्योंकि उठते 12 बजे हैं तो उनका दिन ही 12 बजे शुरू होता है। और
खाना खाया, तब तक मैं शाम हो गया, फिर रात हो गया। रात हो गई। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जो हाउसवाइफ है और जॉब प्रोफेशनल है, अगर वो अपने टाइम का सदुपयोग करें और डेली रूटीन को फॉलो करें, मतलब उन पर स्टक रहें कि भैया मुझे ये रूटीन को फॉलो करना ही है, तो मुझे लगता है कि उनके लिए भी ये आसान प्रतियोगिता है, कोई टफ नहीं है। सर इसी पे एक सवाल आपसे है कि इसी मेंटल प्रेशर पे ही लेकर के कि जो लड़के हैं ना, वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब कि उस बैकग्राउंड को लेकर के लड़कों के बीच में इतनी ज़्यादा मानसिक तनाव है, मेंटल सिकनेस में लड़के हैं सर वो, जो अलग अलग बैकग्राउंड के लड़के हैं। क्योंकि आप ना काफ़ी इस चीज़ को झेले भी हुए हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से इसके पहले भी आपने सीरियस कंसर्न हम लोगों से शेयर भी किया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो अलग अलग बैकग्राउंड के लड़के उस मेंटल प्रेशर को कैसे हैंडल करें। ये अक्सर देखा गया है सर, ये और बहुत बड़ा चुनौती वाला काम है। तो सर इस पे थोड़ा सा नज़र डालें और प्रकाश डालें कि सर कैसे ये बच्चे हैंडल करें इसको। देखिए सर, मेंटल प्रेशर की जहाँ तक बात है, तो आप कोई भी काम करेंगे, हम लोग जॉब कर रहे हैं तो हम लोगों को भी मेंटल प्रेशर है जी। कोई भी, अगर कोई क्रिकेटर बनना चाहता है तब भी उसको मेंटल प्रेशर है। मैं यहाँ से रोड पर निकलना चाहूंगा तब भी मुझे कई सारे ब्रेकर्स मिलेंगे। तो ये तो जो ऑब्स्टिकल्स है वो हमारे लाइफ में आएंगे, लेकिन अब आपने पूछा कि ये ऑब्स्टिकल्स को हमको जो है किस प्रकार हम ओवरकम करें। तो देखिए, जो ये प्रेशर है ना, ये एक नंबर लाइन की तरह होता है, जिसमें एक 0 पॉइंट है और एक पॉइंट है जो राइट साइड में एक्सट्रीम है, जो बुद्ध वाला पॉइंट है, जहां पर कंसंट्रेशन बिल्कुल हाई है, और एक साइड है जो पागल व्यक्ति का पॉइंट है, जहां पर कंसंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको जो है वो 0 से बुद्ध की तरफ जाने का प्रयास करना होगा बच्चों को, क्योंकि कोई भी फुल्ली कंसंट्रेटेड तो हो नहीं सकता, उसके माइंड में कुछ ना कुछ थॉट आएंगे। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ठीक है, इसको हम लोग बदल ही नहीं सकते। हम लोग अभी बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ माइंड में, इनर मन में हमारे चल ही रहा है। तो मेरे हिसाब से वो अगर नंबर लाइन के इधर अगर सोचें कि हमको 0 से बुद्ध की तरफ जाना है, तो वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। इसके लिए है लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आए, और उसके लिए योगा वगैरह की वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे समय को चुने जिस समय अध्ययन जो है वो ज़्यादा अच्छे ढंग से हो सकता है। जैसे मॉर्निंग का समय है, अगर वो सुबह 4 बजे से 8 बजे तक में पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि वो अगर दिन भर में जितना पढ़ेगा ना, वो उस समय 4 बजे से 8 बजे तक के समय में उतना वो कंसंट्रेट कर लेगा। तो उस टाइम को निकाले जिस समय उनको ज़्यादा याद होता है, और डिसिप्लिन के साथ लाइफ जिए, योगा करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए ढेर सारा योगा है। तो हम लोग तो चूंकि योग वाले कंट्री से ही हैं, ठीक है, तो हम लोग अगर योगा को प्रमोट करेंगे और अगर वो योगा करता है, तो मुझे लगता है कि वो स्ट्रेस को भी मैनेज कर लेगा और अपने जो भी उनको उसके साथ उसके लाइफ में चैलेंजेस है उसको भी वो ओवरकम कर लेगा। सर मतलब अभय सर, आपसे एक सवाल मैं करना चाहूँगा कि शायद अक्सर आपको भी ये कमेंट में देखने को मिलती होंगी बच्चों को, सर ये ऑप्शनल का जो एक नया मतलब आया है कि क्वालिफाइंग ही है। कई सारे लड़के कहते हैं हम अभी से पढ़ाई शुरू करें, या एक बहुत बड़ा चुनौती वाला काम आया है कि भाई बहुत सारे लड़के साइंस बैकग्राउंड से होते हैं सर, वो चाहे मैथ्स से हों, फिजिक्स हो या इलेक्ट्रॉनिक्स से हों, तो कहते हैं कि ऑप्शनल के चयन पर सर अगर थोड़ा आप प्रकाश डालते तो हमें लगता है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो दर्शक होंगे, उनको काफ़ी फायदा मिलता सर। सर देखिए, ऑप्शनल 68 से चेंज हुआ है, और जैसे कई बच्चों को काफ़ी गलत दिशा इसमें दे दी जाती है। मैं अभी देख भी रहा हूँ काफ़ी। इसके पीछे रीज़न ये है कि क्वेश्चन जो है कई लोगों ने देखा नहीं है। अगर मैं बात करूँ 68 के क्वेश्चंस की, तो जिस बच्चे ने सर, अगर मैं इतिहास और भूगोल की बात करूँ, मैं पढ़ाता हूँ वही हूँ, तो मैं इतिहास भूगोल में देखा हूँ कि लगभग 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अगर आप फाउंडेशन को अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो वहाँ से आप सीधा बना सकते हो उस क्वेश्चंस को। अब ये अलग बात है कि इन फ्यूचर हो सकता है कि क्वेश्चंस को और टफ कर दे, ये अलग चीज़ है। लेकिन अभी तक मैं देख रहा हूँ कि जो क्वेश्चन रहा है सर, फाउंडेशन या जिसका एकदम बेस पकड़ मजबूत है, वो अच्छे से, इतिहास और भूगोल की बात करूँ। अब एक प्रश्न सर ने पूछा है कि कैसे चयन करें। देखिए, अगर इतिहास और भूगोल की मैं बात करूं तो ज़्यादा झुकाव अब देखा गया है कि अब ये 2 पे ज़्यादा हो गया। इसके पीछे रीज़न है कि ये प्री में भी काम कर रहा है, ये मेंस में भी काम कर रहा है, तो एक्स्ट्रा मेहनत क्यों लगाना। तो इधर जैसे ही इन्होंने ऑप्शनल को, चूँकि अब 40 क्वेश्चन वो पासिंग है, अब तो नंबर जुटता नहीं, अब तो ऐसे का बहुत बड़ा वो हो गया है। तो मैं तो बच्चों को ऑलवेज कहता हूँ, पहला कि जिससे तुमको बहुत इंटरेस्ट है जिस सब्जेक्ट में, सबसे पहले तो वहाँ पर जाइए। मान लीजिए सर ने कहा इलेक्ट्रॉनिक्स जिसका है, या किसी का मान लीजिए पॉलिटी, अगर आपका है कि मेरा पॉलिटी में बहुत इंटरेस्ट है, अगर मैं केवल उसको 5 दिन पढ़कर भी अच्छे से कर लूँगा तो कर लो, क्या दिक्कत है। अगर नहीं है, आप एकदम फ्रेशर हैं और लग रहा है कि नहीं मुझे भाई एक चुनाव करना होगा, तो वो उसका करे जिसका फ़ायदा आपको प्री और मेंस दोनों में हो। जैसे इतिहास और भूगोल, जैसे कई बच्चे भी इस तरह, मुझे लगता है कि लगभग 70 से 80% बच्चे यही 2 सब्जेक्ट अब ले रहे हैं। उसके पीछे रीज़न सिंपल सा है कि प्री में भी काम आ रहा है, मेंस में भी काम आ रहा है, और वो अलग से।
अब जो कुछ टफ क्वेश्चन पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है कि सर थोड़ा सा अगर ऑप्शनल है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन रहेगा ही। तो कुछ मार्केट्स बुक आती है अच्छी अच्छी, आप उसको अगर पढ़ लो एक दो तो हो जाएगा टैकल। हमें लगता है उतनी ज़्यादा चुनौती नहीं आनी नहीं आनी चाहिए। क्वालिफाइंग ही है। मैंने कहा ना कि 33%, 34% के आसपास, तो उतना ज़्यादा चुनौती मैंने कहा ना वाला कि काम कई बच्चे गलत दिशा में भी आ जाते हैं, उनको लग जाता है ऑप्शनल ऑप्शन, पहले जैसा नहीं है। जी। इसलिए मैंने सर एक इस पर स्पेशल वीडियो बनाया है। अच्छा, हाँ, बीपीएससी वाला में ही अलग से हिस्ट्री को लेकर मैंने एक बनाया भी कि भाई हिस्ट्री ऑप्शनल को कैसे कर ले। जी। और तो मैंने सिंपल यही बताया जो मैंने अभी आपको बता रहा हूँ कि बहुत स्ट्रेस लेने की ऑप्शनल की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको छोड़ भी मत देना, हाँ ये भी है। ये भी है। तो ये एक बहुत बड़ा है। ऐसे को लेकर सर मतलब क्या है, बच्चों के बीच बहुत ऐसे है, मतलब कि निबंध 3 जो पूछ रहा है, खासकर तो एक करेंट बेसिस पूछता है, एक नॉर्मल और एक जो बिहार स्पेशल जो ऐसे चैलेंज है बच्चों के लिए। तो क्या उस पर मतलब विचार रखते हैं सर रमाकांत सर, वरुण सर? तो सर देखिए, ऐसे में तो मेरा तो ये विचार है सर कि जब भी कोई ऐसे सवाल आएगा ना, तो सबसे पहला तो होता है सर कि उस सवाल को अलग अलग डायमेंशन से आपको जोड़ना पड़ेगा। जैसे मैं अगर एक उदाहरण दूं कि अगर एक सवाल है कि विथ ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़्यादा पावर आपको मिलता है तो आपके पास जो है जवाबदेही भी ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल। तो इसका उदाहरण आप घर से भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पिता बना, तो पिता बना तो उसके पास पिता वाली शक्ति आई, फादर वाली शक्ति आई, लेकिन उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा आ गई। ऐसा नहीं रहा कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका कम हो गया और वो पिता बन गए। अब अगर सोचा जाए, अगर हम देश के ही बारे में सोचते हैं, तो अब घर से जोड़ लिया, एक समुदाय से जोड़ सकते हैं, पंचायत लेवल से जोड़ सकते हैं, आप उसको देश से भी जोड़ सकते हैं। जैसे देश में मान लीजिए प्रधानमंत्री जी हैं, तो नरेंद्र मोदी जी का अगर वो अपना परिवार होता तो वो परिवार के प्रति जवाबदेही होती उनकी, तो उनकी जवाबदेही थोड़ी सीमित होती। लेकिन जैसे ही उनको पावर ज़्यादा मिला है, अब क्या है, उनकी जवाबदेही बहुत ज़्यादा है। उनकी जवाबदेही समाज के हर वर्ग के प्रति है। उनकी जवाबदेही अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। तो जैसे जैसे उनको पावर मिला वैसे वैसे उनकी जवाबदेही बढ़ी। आप अगर प्रशासनिक सेवक बनते हैं, आप अगर नॉर्मल स्टूडेंट हैं, तो आपकी जवाबदेही थोड़ी कम है। जैसे ही आप प्रशासनिक सेवक बनेंगे तो आपकी जवाबदेही बढ़ जाएगी। तो ये अलग अलग आपने प्रशासन से जोड़ लिया, घर से जोड़ लिया, पंचायत स्तर से जोड़ लिया, देश के स्तर से जोड़ लिया। तो इसी तरीके से आपको ना मतलब अलग अलग डायमेंशंस को खोलना पड़ेगा। और जहाँ जब आपने कहा कि बिहार स्पेशल का जो ऐसे आता है, तो बिहार स्पेशल का वाले ऐसे में सर चैलेंज तो सबसे पहले ये हो जाता है कि जो ऐसे लिखता है, जैसे मुंह से मुटइये तो लोढ़ा हुई हैं, तो जो वो लिखता है उसका अर्थ समझना सबसे पहले चैलेंज है। पहले अर्थ क्या है, पहले अर्थ है। अगर आप उस अर्थ को नहीं समझ पाएंगे तो फिर आप लिखेंगे किस चीज पर। तो मेरे हिसाब से देखिए, हमारे भी पीडब्ल्यू की भी जो बीपीएससी वाला है उसका भी एस्से का किताब आया है, उसमें ढेर सारे इस प्रकार के मुहावरे को कवर किया गया है। बिहारी और ये ना जैसे जैसे आप मुहावरे को कवर करते जाएंगे वैसे वैसे ही ये चीजें आप सीख पाएंगे। क्योंकि उसका अर्थ, जैसे मैं बोल दूं नाच ना आगे जाने आंगन टेढ़ा, तो इसका मतलब ये थोड़े कि आंगन टेढ़ा है। आंगन टेढ़ा आपको तो भैया मीनिंग निकालना है कि आपको कुछ जानते नहीं और दूसरे को आप गलत ठहरा रहे हैं। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि बिहार स्पेशल वाले ऐसे में जो सबसे पहला चैलेंज है वो उसका अर्थ निकाल लेना है। अगर वो बच्चा अर्थ निकाल लिया, और नॉर्मल ऐसे का तो अर्थ निकाल ही लेता है, अगर वो अर्थ निकाल लिया और वो करंट अफेयर से भी अपडेटेड है, इतिहास के बारे में भी जानता है, इतिहास में भी जो मैं भी बताया ऐसे विद ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतिहास में भी देखने को मिलेगा। इतिहास के बारे में जानता है, अर्थव्यवस्था के बारे में जानता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जानता है, करंट अफेयर जानता है, तो उसको वो हर जगह से जोड़ लेगा। लेकिन बिहार वाले में सबसे बड़ा चैलेंज सर वो रहेगा कि भैया मतलब सबसे पहले समझ जाओ। सर इसी में थोड़ा ऐसे में एक बात जोड़ दें सर, एक कोटेशन की बहुत बढ़िया बात की है सर। सर जानते हैं ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना कि कोटेशन कितना यूज़ कर दें। ऐसा तो है नहीं कि सभी पैरा पे कोटेशन यूज़ किया जाए। सर मैंने ऐसे बहुत सारे लड़कों को देखा, उनको मैं योद्धा मानता हूँ जो ठीक ठाक स्कोर करते हैं ऐसे में। और सर हमने भी स्कोर किया हुआ है। तो हमने ये देखा ना कि वो जो कोटेशन होना चाहिए ना, ये बहुत सीरियस कंसर्न है। आप लोगों के बीच में जो बात कर रहे हो कोटेशन वाला, कि कोटेशन कितना कर दें, स्टार्टिंग में कर दें, बीच में कर दें, हमारा अपना मानना है कि पहली बात तो ये इंट्रो हर एक क्वेश्चन के लिए, चाहे वो जीएस में हो चाहे एसए में हो, इंट्रो बहुत जरूरी है। और दूसरी फॉर्मेटिंग कर लेना चाहिए आपको। लेकिन कोटेशन हमें लगता है कि वो जो आपका कंक्लूजन होना, उससे थोड़ा सा पहले 1-2 पैरा के आसपास में एक बिगिनिंग में 1-2 पैरे के बाद अगर आता है, कोटेशन भी इतना नहीं डाल दे कि मतलब सामने वाला कोटेशन में ही उलझा रहे हैं। समझ जाएगा कि आपको क्या है मतलब कि 2 कोटेशन जस्ट कंक्लूजन से अगर कुछ एक पैरा ऊपर आप देते हैं तो हमें लगता है बहुत बेनिफिशियरी होता है। वो उसे पता होता है कि जब वो मार्किंग कर रहा होता है आपको स्टेप बाय स्टेप, तो सर बहुत काम करेगा। ये हमारा अपना। तो इसमें सर मैं करंट अफेयर्स में यही कर रहा हूँ सर। जैसे मैंने अलग अलग थीम्स बांट लिए हैं, जैसे शिक्षा, महिला, बुजुर्ग, ट्राइबल्स। अब उस थीम का जो भी अच्छे पर्सनालिटी ने जो भी कोट बोला है ना, वो मैं डेली जो है एक कोट बता देता हूँ, ताकि कहीं से भी आपको जो इससे आए
तो अगर मान लो दूसरा वाला भी याद है तो कहीं ना कहीं आप इसको यहाँ चेप दो सीधा सीधी। ये बहुत बड़ा मतलब सर मतलब कि एक सवाल सवाल एक दिन में याद नहीं होता ना सर, कोटेशन अब अचानक से बिल्कुल एक दिन नहीं, लिखना होगा तो बिल्कुल याद नहीं। कर पाएंगे आप बिल्कुल, थोड़ा ना? वो रेगुलर वो तो रेगुलर रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर आप दोनों ही लोग एक मतलब जो समसामयिकी है, जो करंट अफेयर है, दोनों ही लोग, अभय सर और वरुण सर, दोनों ही लोग एक बहुत बड़े योद्धा हैं। और ये वो योद्धा हैं जो इनके डायरेक्ट पढ़ाए हुए एज इट इज सेम स्टेटमेंट के साथ पूछ लिए जाते हैं। सवाल ये है सर कि बच्चों के सामने चैलेंजिंग है इस बात को लेकर के कि मैगजीन जो आता है, कि मैगजीन देखें, कि वीडियो देखें, कि न्यूज़पेपर पढ़ें, तो कितना पढ़ें, द हिंदू पढ़ें। सर इस पे प्रकाश डालें कि एक्चुअल में बच्चे कहाँ फोकस करें। फिर कहते हैं कि सर मैं PW का मंगवा लूँ, वो मेरे लिए चैलेंजिंग है कि नहीं। सर ये मुझे मैसेज भी मिलते हैं सब जगह से, कमेंट भी मिलते हैं सर, क्योंकि आप दोनों ही लोग बढ़िया योद्धा हैं इस मामले में, इसलिए दोनों ही लोग 2-2 मिनट के आसपास में अपने व्यू रख दीजिए सर इसमें। सर देखिए, करेंट अफेयर के लिए मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि मैं हूँ या कोई भी हो, वरुण सर या कोई भी हो, हम लोग पढ़ाते ही आपके लिए प्लस पॉइंट है। आपको अपना एक मैगजीन रखना पड़ेगा और उसको पढ़ना पड़ेगा। खुद से पढ़ने का जो वो होता है वो सर होना ही चाहिए। मतलब एक मैगजीन है सर, चाहे आप PW का मैगजीन उठा लो या कोई भी उठा लो, PW का तो और बेस्ट है कि ये सभी चीज़ें वहाँ पर एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें दे दी जाती हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है सर, अगर बच्चे पढ़ेंगे कि उनका 30 दिन में वो टारगेटेड होता है कि भाई मुझे ख़त्म करना है। अगर एक दिन में वो 5 से 7 पेज भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाकी मैं हो गया, वरुण सर हो गए, या फिर बहुत सारे सर लोग हैं जो पढ़ाते हैं, तो वो एक और प्लस पॉइंट हो जाता है जी। तो मैं ऑलवेज बच्चों को कहता हूँ, क्लास में भी गाइड करता हूँ या कहीं भी जब बच्चे मिलते हैं या फ़ोन करते हैं, तो मैं ऑलवेज कहता हूँ कि एक मैगजीन तुमको खुद पढ़ना है। इस पर मैं ऑलवेज फोकस करता हूँ। बुक पढ़ने की आदत डालिए, मैगजीन पढ़ने की आदत डालिए। मैं बता रहा हूँ सर कि बच्चों का यूट्यूब या फिर टीचर पे इतना वो डिपेंडेंट हो चुके हैं, नोटिफिकेशन आता है, वो खुद से नहीं पढ़ते हैं, अब वेट करते हैं कि कोई यूट्यूब पे आएगा और बताएगा तो मैं उसको वो करूँगा। ये बहुत ही मतलब गलत, मतलब ये हैबिट जो है बच्चों के अंदर से जा रहा है। रिजल्ट आएगा तो वो खुद से वेबसाइट नहीं देखेंगे, वेट करेंगे सर रिजल्ट आया क्या, यूट्यूब पे पढ़ाइए। तो ये चीज़ है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मैगजीन जो है करंट के लिए, चलो यूट्यूब पे तो है ही हमारे, तो जैसे सर का डेली करंट अफेयर्स काफ़ी बेस्ट रहता है, तो वो तो करो, लेकिन एक मैगजीन वो खुद से एक मतलब मंथ का टारगेट लेगा। वो तो मंथली होता है ना सर, जैसे ये दिसंबर है तो इसमें नवंबर का न्यूज़ आता है, तो आप इसको खत्म करो। बिल्कुल, तो ये होना चाहिए। मैं बिल्कुल सर की बात से सहमत हूँ कि जो भी प्रतियोगी परीक्षा का एग्जाम मतलब परीक्षा देते हैं ना, उनको किताब पढ़ना चाहिए जी। आप जैसे मान लो मैं ही इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ, आप सर पॉलिटी पढ़ाते हैं, हिस्ट्री पढ़ाते हैं, अगर वो बच्चा किताब नहीं पढ़ेगा तो फिर मतलब किताब में क्या होता है ना, किताब में एक फ्लो होता है, हम तो उसके लिए एक ड्राइवर की भांति है, मतलब उसके लिए हम कैटलिस्ट हैं कि उसको पढ़ना आसान बना देंगे, कि वो जब वो किताब पढ़े तो उसके लिए वो आसान हो जाए पढ़ना। जैसे मैं मान लो मैं इकोनॉमी पढ़ा दिया तो उसको अब समझ में आने लगा कि रेपो रेट क्या होता है, और जब उसके बाद वो किताब पढ़ेगा तो उसको आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन जब वो किताब पढ़ेगा ना तो उसको उसमें से ढेर सारी ऐसी इंफॉर्मेशन भी मिलेगी जो शायद शिक्षक नहीं दे पाएगा। अब एनसीईआरटी से उसको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जो हम लोग क्लास में डिस्कस नहीं करते हैं। तो मेरा सीधा मानना है कि बुक तो पढ़ना ही चाहिए, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो, चाहे वो नॉर्मल भी सब्जेक्ट्स का बुक हो। दूसरी बात जो सर ने बहुत अच्छी बात कही कि आप ना जो क्लासेस है ना उसके साथ कोप अप कर सकते हैं। जैसे बहुत बार क्या होता है कि करंट अफेयर्स का मैगजीन हम पढ़ रहे हैं, अब उसमें अब्राहम अकॉर्ड लिखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई इजराइल फिलिस्तीन का रिश्ता मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि वहां पर तो उतना बैकग्राउंड दिया नहीं होगा, रसिया यूक्रेन का उतना बैकग्राउंड तो दिया नहीं होगा। तो वहां पर क्या होता है ना, वहां पर टीचर की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है कि अगर वो डेली करंट अफेयर्स कर रहा है या फिर पेड क्लासेस में पढ़ रहा है तो वहां पर उसको इतना इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में बता दिया जाता है कि उसके बाद जब वो मैगजीन पढ़ने जाता है ना तो उसके लिए मैगजीन जो है बिल्कुल दाल भात चोखा हो जाता है। ठीक है, तो अगर वो मैगजीन को पढ़े और साथ में वीडियो देखे तो उसके लिए जो उस मैगजीन को पढ़ने में जो 10 दिन लगेगा ना वो उसके लिए हो सकता है 5 दिन में हो जाए। ठीक है, और किताब में भी वैसा ही है सर, आपका पॉलिटी मान लो आपने पढ़ लिया, हिस्ट्री सर से पढ़ लिया, उसके बाद अगर वो किताब पढ़ेगा तो उसके लिए किताब बिल्कुल आसान हो जाएगी। लेकिन किताब पढ़ने की आदत अगर रहेगी सर तो बेहतर मैं होगा। इसी पे, ये बात बिल्कुल सही सर ने कही है कि सर देखिए ये बात तो सही है कि बच्चों को बुक पढ़नी है, ठीक है। जैसे सर इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री और ज्योग्राफी सर हैं, मैं पॉलिटी के लिए हूँ। तो सर मेरा अपना मानना है कि बहुत सारे जो नए लड़के हैं उनको एक बार चाहिए कि जैसे हम लोग क्लास कर देते हैं, क्लास करने के बाद हो सकता है कि कोई टॉपिक आप पहले से पढ़ रहे हों, वो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि एक बात याद रखिए वैसी भी गलती नहीं है, उनकी भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सर जो एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है उसका जो वर्ड होता है सर वैसे ही है। लेकिन अब हम लोग उस वर्ड को जब आसान कर देते हैं
और एक बार टॉपिक पढ़ा देते, फिर अगर आप किताब पढ़ते हैं, Yes, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो, हमें लगता है उनके लिए काफी आसान हो जाता होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है सर। इसलिए किताब पढ़ने की, जो सर ने कहा ना, आदत होनी चाहिए, आदत वो होनी चाहिए बिल्कुल भी होनी चाहिए। बिना किताब पढ़े आप कैसे सोच रहे हैं कि आप जो है कल के आपके पास फाइल आएगा, ढेरों फाइल, आप फाइल नहीं पढ़ेंगे, किसी दूसरे से यूट्यूब वीडियो पे थोड़े सुन लेंगे। जी 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 तो इसलिए फाइल भी पढ़ना जरूरी है। कोई सरकार की योजना आई, पता चला वरुण सर क्लास ले रहे हैं, उनसे सुन लेते हैं, तो इससे थोड़े होगा, आपको फाइल पढ़ना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही बात है, किताब के साथ आप लेक्चर्स को कोप अप कर सकते हैं। जी मुझे लगता है कि हाँ, ये जैसे सर ने बोला कि बहुत अच्छा बोला कि बाद में जब जॉब करने के बाद फाइल वगैरह भी तो पढ़ना पड़ेगा, तो पता चला आदत ही खत्म है। आदत ही खत्म है। तो फिर हम वीडियो खोजेंगे कि सर पीएम स्वामित्व योजना किससे पढ़ लेते, सर से पढ़ लेते हैं। नहीं सर, ये एक चीज मतलब कंसर्न हमें आया है सर कि वो हिंदी मीडियम लड़कों के साथ भी है, इंग्लिश मीडियम लड़कों सबके साथ वकैब वाली प्रॉब्लम है सर। बिल्कुल। कि जो हिंदी के वर्ड, अब जैसे प्रदत्त, प्रदत्त मतलब प्रदान करना, अब सर जैसे ही प्रदत्त आता है, मैं आपसे बता दूं कि काफी लड़के घबरा जाते हैं कि कौन सा शब्द आ गया, क्योंकि वो पढ़ते नहीं है ना। हाँ बिल्कुल, आपने ये बहुत बढ़िया बात बताई कि सर ये जब फाइलों में आएगा तब अभय सर, रमाकांत सर, वरुण सर को कहाँ खोजेंगे वो। इसलिए आप लोगों से मैं कहता हूं कि इन वर्डों पे भी काम करिए। टीचर तो एक्सप्लेन करेगा ही करेगा, लेकिन वो चीजें ज़्यादा परफेक्ट होती है जब हम खुद वर्क करके हम लोगों ने भी निकाला है उसे वर्क करके। ये एक मतलब बहुत अच्छा मैसेज दोनों सर की तरफ से रहा। सर हमारा तो, हम लोग का तो फोकस भी रहता है सर, 70 बीपीएससी का जो सक्षम बैच है हमारा, प्रथम बैच है, इसमें हमारा फोकस भी वही है जी। हम ये चाहते नहीं, मतलब हम ये चाहते नहीं कि बच्चा जो है किताब पढ़ना ना छोड़े। हम लोग तो क्लास में ही बात करते हैं, भाई तुम किताब पढ़ते रहो, हम तुम्हारे लिए कैटलिस्ट हैं, हम तुमको किताब पढ़ना आसान बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन सिलेक्शन तुमको लेना है तो भाई तुमको पढ़ना पड़ेगा। तुम ये सोचोगे कि हम शॉर्टकट कर लें, हम वीडियो देख लें, तो केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। 70 बीपीएससी सक्षम बैच, प्रथम बैच में हम लोग का ये फोकस भी रहता है सर। और इसीलिए हम लोग एनसीईआरटी वाली बात भी कर रहे हैं कि हम लोग एनसीईआरटी भी लेकर आ जाएंगे, ताकि तुम पहले एनसीईआरटी पढ़ लो, फिर हमारे क्लासेस में आओ तो तुम्हारे लिए और आसान। या पैरेलल भी चल सकते हो, तो कोई मेरा कंटेंट या फिर एनसीईआरटी में कुछ अलग, बहुत अलग तो नहीं दिखेगा, कुछ कुछ चीजें अलग दिखेंगी, तो वो एक पढ़ने का अलग मजा होता है। एनसीईआरटी पढ़ने का या पढ़ाने का एक अलग मजा होता है कि वहाँ पर भैया एकदम बेसिक से शुरू करो, तो वहाँ पर ये टेंशन नहीं कि भाई 6 क्लास के हैं बच्चे, 7th क्लास के हैं तो भाई ग्रेजुएट, लेकिन पर 6-7 के रहे, तो हम लोग उस लेवल पे चीज़ों को करके पढ़ाते हैं। जैसे सर ने भी कहा कि जैसे प्रथम बैच, सक्षम बैच, हम लोग उस सब चीज़ों को इनपुट देते रहते हैं ऑलवेज। सर इसी पे मैं खुद भी आंसर करूंगा इसका, और एक क्वेश्चन सर अभय सर आपसे भी कि सर एक लड़के ना काफ़ी इस बात को लेकर रहते हैं कि प्री और मेंस जैसे फिक्स हो गया कि 30 सितंबर को प्री हो जाएगा और 3 जनवरी मेंस हो जाएगा। सर ये कहते हैं सर कि आंसर राइटिंग, कि हम उस 3 महीने में मेंस का जो प्रिपरेशन करेंगे प्री और मेंस में, आंसर राइटिंग पे अगर थोड़ी सी भूमिका डालें कि वो कब स्टार्ट करें, कैसे करें, क्या प्री के पहले स्टार्ट कर दें तो किस सेक्शन पे करें, कितना करें सर। और दूसरा ये कि जब प्रीलिम्स देने के बाद वो मेंस के टैक्टिक्स को कैसे हैंडल करेंगे, ये अगर इस पर थोड़ा सा ध्यान चला जाता तो हमें लगता है कि हमारे जो दर्शक होंगे, जो पीडब्ल्यू के जितने सारे लड़के जो सब्सक्राइब किए हैं, जो हम लोग से उम्मीद रखते हैं कि अच्छी सी बात करें, वो समझ पाए, उनका तनाव कम हो, तो काफ़ी आसान। बिल्कुल। देखिए सर ने इसका आंसर स्टार्टिंग में ही दिया था। सर ने कहा था कि अब वैसा नहीं रहा कि आप 3 महीने प्रीलिम्स पढ़ लो और 3 महीने मेंस पढ़ लो तो काम हो जाएगा। इसीलिए अब जरूरी सर फाउंडेशन है। आपका एग्जाम सितंबर में है, तो आपको कम से कम 1 साल 10-11 महीने का टाइम लेकर चलना पड़ेगा। और मैंने सर से मेरी बात भी होती है, सर की क्लासेस भी मैंने देखी है, तो उसमें क्या होता है ना कि सर जो है वो डेली बेसिस पर ही क्या करते हैं, वो आंसर राइटिंग भी कराते हैं। जैसे मान लो कि स्टार्टिंग में कुछ इंट्रोडक्टरी लेक्चर हो गए, लेकिन बाद के लेक्चर्स जो आते हैं, जब हमारा प्रॉपर टॉपिक शुरू हो जाता है ना, तो उस समय हम लोग डेली बेसिस पर आंसर राइटिंग भी कराते हैं। तो जैसे करंट अफेयर्स में मेरा भी वही है कि 1.5 घंटे में पढ़ाता हूँ, अगला जो आधा घंटा 45 मिनट है, 1 घंटा है, उसमें आंसर राइटिंग करवाता हूँ। तो उससे क्या होगा कि बच्चा जो है ना स्टार्टिंग से ही आंसर राइटिंग के प्रति जो है सजग रहेगा। आज मेरे टेलीग्राम में सर, मैं जब स्टार्ट किया था तो मेरे टेलीग्राम में 1-2 आंसर आते थे जो बच्चा बहुत पहले से लिखा हुआ है। अभी मेरे टेलीग्राम में इतने आंसर आते हैं कि मुझे टेलीग्राम का नोटिफिकेशन बंद कर देना पड़ता है। इतने आंसर आते हैं। पहले मैं करंट अफेयर्स लेता था तो 1 आध 2 3 आंसर आ रहा है, अब इतना आंसर आ रहा है ना कि मतलब मुझे लग रहा है कि मैं ही ज्ञानी बन जाऊंगा। मतलब इतने आंसर्स उसमें आ रहे हैं और इतने पॉइंट्स उसमें आ रहे हैं। उससे सीखने को भी बहुत उससे भी सीखने को मिलता है, खुद को भी मिलता है सीखने को। और कोई तो सर इतना अच्छा लिखता है कि मतलब मुझे क्लास के वीडियो में ही हेड्स ऑफ करना पड़ता है कि भाई तुम लोग इतना अच्छा भी लिख रहे हो। तो मेरे हिसाब से सर शुरुआत से जो हमारा मॉडल भी है, सक्षम में हम लोग ऐसे भी करते हैं, तो जो हमारा मॉडल है कि शुरुआत से अगर हम करें तो कोई अलग से मेंस के समय आंसर राइटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो पहले से ही सीख लेगा। सिंपल था। देखिए सर, मैं सिंपल बोलता, जैसे बच्चे को एक क्वेश्चन बहुत नॉर्मल रहता है, सर ने कहा कैसे शुरू करें, कैसे शुरू करें, क्या करें। आप अगर पूरा फॉर्मेट भी बता दें, जैसे लास्ट क्लास मैंने लिया
मैंने पूरा इंट्रोडक्शन लिखवा दिया, बॉडी के बारे में बता दिया कि ऐसे लिखना है, कंक्लूजन बता दिया। उसमें से कई बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा, लेकिन कई बच्चों ने सर कैसे करें। भाई करो तो कम से कम, थोड़ी ना यहाँ पर तुमको कुछ सजा मिल रहा है नहीं करने पर, या किसी चीज़ का भय है, डर है। आप शुरू तो कीजिए। अब मैं बच्चों को सिंपल एक कहता हूँ कि क्या तुम यहाँ पर पहुँचे हो, क्या कभी स्कूल में आंसर नहीं लिखे होगे, क्या कभी अपने कॉलेज में इंटरमीडिएट में आंसर नहीं लिखे होगे, ग्रेजुएशन में भी आंसर लिखे होगे ना, जी। वही करो। बिल्कुल। एक मैं बहुत लड़की है, वो शुरुआत दौर में इसी तरीके से, सर क्या है कैसे, अभी उसके आंसर वो काफ़ी बेहतर हो चुके हैं, बहुत बेहतर। कुछ नहीं किया उसने, प्रैक्टिस करती। इवन मुझे ही चेक करने का टाइम नहीं मिलता, इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है। तो मैं कहता हूँ कि भाई तुम हफ्ते में 2 लिखो, चूंकि उसको 71 देना है, हफ्ते में 2 लिखो तो बहुत अच्छा आंसर राइटिंग। और उसका मुझे पता है भी कि जब वो पहुंचेगी तो उसका एक मेंस में काफ़ी अच्छा मतलब हो रहेगा। सर इसी पे मैं भी थोड़ा सा आंसर राइटिंग पे बात कर दूं। एक चीज़ और आप लोग को समझ लेना है कि आंसर राइटिंग जब आप लोग करते हैं तो ये जान लीजिएगा कि टॉपिक क्या होता है। सबसे पहली बात, एक बात याद रखिएगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए सर, या 2, 4, 6 साल से पूछे जा रहे हैं, वो एक पैटर्न दिखाता है कि किन किन टॉपिक से मेंस में क्वेश्चन है। प्री और मेंस यही डिफरेंस हो जाता है। जब आप मेंस के लिए हम लोग के पास आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे आपके पास, प्रीलिम्स तो हमने सारे ही पढ़ाए हैं, आपको सब पढ़ के भी जाना है, लेकिन मेंस में किन किन टॉपिक्स को ऊपर आप आंसर राइटिंग करेंगे, इसका चयन जब आपके बीच में जब टीचर करता है सर, कि बताता है कि सर देखिए ये टॉपिक आपके मेंस के लायक है, मेंस का टॉपिक है, और वो कहाँ से फाइंड आउट होता है सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। तो ये मतलब हमें लगता है कि आपको भी थोड़ा सा इसमें बारीकी से नज़र डाल के देखनी होगी। वो चाहे प्रीवियस ईयर पैटर्न से देख लीजिए, और चाहे क्या है जो मतलब बीपीएससी है, या मतलब उससे 2, 4, 6 साल का अगर अध्ययन करते हैं आप, तो पता लग जाता है कि मेंस का स्ट्रेंथ कहाँ होता है आयोग का, और उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी आंसर राइटिंग करने में, और हमें लगता है समझने में, चाहे इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, उसे हमें लगता है वो चीज़ें बिल्कुल ये बात सही बोले सर। और यही वजह रहा सर कि आपके पढ़ाए हुए क्वेश्चन और आपने जो बात डायरेक्ट क्वेश्चन हिट हुए, क्योंकि आपने डायरेक्ट क्वेश्चन, काफ़ी लोगों ने इस पे वीडियो बनाया होगा, लेकिन अगर आप जाएं कि मतलब कि अभय सर की बात बता देता हूं मैं कि कितने सारे ऐसे क्वेश्चन है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए हैं। बिल्कुल, वरुण सर ने यूट्यूब वीडियो में बोल दिया था कि ये क्वेश्चन इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट इसलिए दिखे क्योंकि हम लोग को पता होता है इस बात को लेकर, थोड़ा बहुत जज हो जाता है। कोई मास्टर नहीं है, कोई गॉड नहीं है, लेकिन ये कोशिश करते हैं, पढ़ते पढ़ते कहते हैं इंस्टिंक्ट काम करता है कि यहाँ पे क्या है आंसर पूछे जाने वाले क्वेश्चन। बिल्कुल सर, मैं देख भी रहा था जो सर ने भी बताया ना, तो एक आपने सुना होगा ईशिता किशोर जो टॉपर भी है यूपीएससी की, तो वो उनका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा था, तो वो कही कि सर मेरा प्रीलिम्स तो नहीं निकल रहा था। उनसे जब पूछा गया तो बोले कि प्रीलिम्स तो नहीं निकल रहा था, लेकिन अगर मैं मेंस भी नहीं लिख रही होती तो क्या होता कि जिस साल प्रीलिम्स निकल गया उस साल फिर मेंस नहीं निकलता, फिर तो पूरा मेहनत जो है वेस्ट हो जाता। तो वो बोलती थी कि मैं ये सीखी थी कि कचड़ा भी लिखो लेकिन लिखो। यस, ये बहुत बिल्कुल गार्बेज भी लिखो, खराब चीज लिखो, लेकिन लिख दो भाई, लिखना शुरू करो। जब तक से आपका पेन रगड़ेगा नहीं तब तक से निखरिएगा नहीं। पेन रगड़ना बहुत जरूरी है। आंसर राइटिंग में है सर कि जब लिखना शुरू करता है आप कुछ मत करिए, खुद ही पढ़ लीजिए एक बार उसे, बिल्कुल खुद ही पढ़ लीजिए, खुद में हमें लगता है बहुत सारी कमियां सामने निकल के। सर सिंपल सा चीज, मैं तो जितनों का इंटरव्यू, जितने भी आईएएस टॉपर वगैरह हैं, सब यही कहेंगे कि मैं आंसर लिखते रहा। परफेक्ट कोई नहीं होता है सर, सिंपल सा चीज। सब तो धीरे धीरे ही करता है सर, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ हो, बस माली सींचत 100 घरारी, तू आवे तब फल हो, तो सब कुछ तो धीरे धीरे ही होगा ना सर। ये कहावत ही है ना सर कि खिलाड़ी बहुत सारे हैं, चुनौतियां बहुत सारी हैं, कोई संघर्ष करके बिखर जाता है, वो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। बिल्कुल समझ रहे हैं। तो आपके साथ यही है, और इसी कन्वर्सेशन के साथ मैं अभय सर और वरुण सर का मतलब एक साथ आए, हम लोगों ने डिस्कशन किया। उम्मीद करता हूं लड़कों को बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलेगा, वो अपने ज़िंदगी में एक इसे मार्गदर्शन के रूप में देख सकते हैं। सर आप लोग का बहुत बहुत मतलब धन्यवाद कि आप लोग आए, भाग लिए, आपका भी धन्यवाद सर, मिलेंगे बहुत जल्दी ही आपका भी और क्लासेस में। थैंक यू सर, आपका थैंक यू।